वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स यानी कि परमाणुवीय भौतिकी। एटम के बारे में हम जो है पढ़ रहे हैं और हमारा बोर मॉडल जो है इसके अंदर चल रहा था। और इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनन तथा उत्तेजन विभव या ऊर्जा। आयनन एंड उत्तेजन, ऊर्जा और विभव, ऊर्जा या विभव के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा की। आयनन ऊर्जा होती क्या है, आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो क्या होती है, फिर हम इसका पोटेंशियल देखेंगे। तो आयनन ऊर्जा के बारे में हम देखें तो जो मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर, निम्न ऊर्जा अवस्था के अंदर जो है वो रहता है। कि यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, हम बात करें तो ये नाभिक है। इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के पास वाली कक्षा के अंदर मोस्टली रहता है, यानी कि नाभिकीय आकर्षण बल के कारण जो है बंधा रहता है, यहाँ पर विद्यमान रहता है। निम्न ऊर्जा अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है मोस्टली केसेस में। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिकीय आकर्षण बल के कारण बंधा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा के अंदर पड़ा है n=1 के अंदर। यदि इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी दे दी जाए, थोड़ी मीन्स हम बात करें तो पहली कक्षा के लिए जो ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। कि पहली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वर्ताकार कक्षा में, यानी कि मूल अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो इसकी जो ऊर्जा होगी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यदि इस इलेक्ट्रॉन को इससे ज़्यादा ऊर्जा दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाएगा। ऊर्जा इससे ज़्यादा मिली तो इलेक्ट्रॉन दौड़ करके उच्च ऊर्जा कक्षा में चला जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त अवस्था के अंदर आ गया है, अब बंधा हुआ नहीं है। तो इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त अवस्था में ला करके आसानी से निकाला जा सकता है ऊर्जा दे करके। तो ये ऊर्जा दी तो इलेक्ट्रॉन जो है जो मुक्त अवस्था के अंदर आ चुका है। अब ये नाभिक से बंधा हुआ नहीं है, ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हो चुका है, इसे हम बाहर निकाल सकते हैं, मुक्त अवस्था के अंदर आ गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि एक आयनित हो चुका है। तो इस इलेक्ट्रॉन को आयनित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता थी, न्यूनतम ऊर्जा कि कम से कम इसको कितनी ऊर्जा देनी पड़े कि ये इलेक्ट्रॉन आयनित हो जाए, अर्थात मुक्त अवस्था के अंदर आ जाए, तो जो ऊर्जा दी जाएगी उसी को ही हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। कि जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के पास वाली कक्षा में मोस्टली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूनतम ऊर्जा स्तर के अंदर रहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को यदि हमने मुक्त अवस्था में लाना है तो इसको पहली कक्षा के लिए जो ऊर्जा है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कि इस कक्षा के अंदर इतनी ऊर्जा जो है इसको चाहिए। तो इससे यदि हम ज़्यादा ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर दें, दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को प्राप्त करके मुक्त हो चुका है। अब इसके पर नाभिकीय आकर्षण बल का प्रभाव नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, स्वतंत्र है, मुक्त है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यानी कि एक आयनित हो चुका है, तो इस इलेक्ट्रॉन को आयनित करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ी हमें, उसी ऊर्जा को हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। और आयनन ऊर्जा हमने दी, तो ऊर्जा दी कैसे, तो कि हमें एक विभवांतर देना पड़ेगा। तो आयनन ऊर्जा के लिए इसके संगत जो विभवांतर होता है, इसे त्वरित करने के लिए जो विभवांतर देना पड़ता है वो कहलाता है आयनन विभव। क्या कहलाता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी कि आयनित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो तो आयनन ऊर्जा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए हमने ऊर्जा दी आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा देने के लिए, एक न्यूनतम ऊर्जा देने के लिए हमें एक विभवांतर देना पड़ेगा, विभवांतर से जोड़ना पड़ेगा ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तो आयनन ऊर्जा के जो इक्वल, जो संगत, उतनी ऊर्जा देने के लिए जो विभवांतर जोड़ा जाएगा, जो विभवांतर प्रदान किया जाएगा, उसे ही हम आयनन विभव कहते हैं। और जो
आयनन ऊर्जा होती है इस मूल अवस्था के लिए, इलेक्ट्रॉन की कक्षा के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए, वो हम देखें कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जो फिर विभव होगा इसके संगत वो 13.6 वोल्ट हो जाएगा। ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो इसका विभव होगा आयनन विभव वो 13.6 वोल्ट होगा। फिर आता है उत्तेजन ऊर्जा या फिर उत्तेजन विभव। उत्तेजन ऊर्जा या फिर उत्तेजन विभव। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव हमने पढ़ा, यानी कि एक्साइटेशन जो एनर्जी एंड पोटेंशियल क्या होगा। तो देखें हम कि यदि इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू 1 यानी कि मूल अवस्था से उच्च अवस्था के अंदर संक्रमित होता है, कि मूल अवस्था से पहली कक्षा से उच्च कक्षा के अंदर संक्रमित होता है, जाता है, तो उसे जो ऊर्जा प्रदान की जाएगी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कक्षा में जाने के लिए एक ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो जो है एक उत्तेजन ऊर्जा कहलाएगी। और ऊर्जा देने के लिए जो विभवांतर दिया जाएगा वो उत्तेजन विभव कहलाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो आयनन ऊर्जा होगी। और वो कितनी होगी हम देखते हैं कि E ज्ञात करें तो E2 माइनस E1 होता है, यानी कि पहली से दूसरी कक्षा में जा रहा है तो दूसरी पहली कक्षा की जो ऊर्जा है वो तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली कक्षा की ऊर्जा निकाल चुके हैं। इसी प्रकार हमने दूसरी की भी निकाली थी कि फॉर्मूला था इसका -13.6 E2 के लिए देखें तो यहाँ पर जो है n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरी कक्षा के लिए जो ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और पहली कक्षा की जो ऊर्जा है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसको पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए हमें एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एक ऊर्जा देनी पड़ेगी। और वो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? E2 की वैल्यू -13.6 माइनस, और फिर उसके बाद आ जाता है ये E2 की वैल्यू है -3.4, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ ये 13.6 जो कि प्लस का 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। कि यदि इसे आप इलेक्ट्रॉन को 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमित हो जाएगा, यानी कि इसकी जो उत्तेजन ऊर्जा हुई वो 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दूसरी कक्षा के लिए, और जो इसके संगत जो विभव हुआ यानी कि उत्तेजन विभव वो 10.4 वोल्ट होगा। तो ये होता है आयनन ऊर्जा, आयनन विभव और उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है बोर मॉडल की कमियां। हमने जो थॉमसन मॉडल की भी कमियां देखी, फिर रदरफोर्ड मॉडल यानी कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था उसकी भी कमियां देखी। अब उसके बाद बोर मॉडल आया था। बोर मॉडल की भी जो कमियां रह गई थी वो क्या है कि जिसकी जो कमियां रही उसके बाद मॉडल आते गए उनमें सुधार होता गया। अब फिर बोर मॉडल में भी जो कमियां आई वो देखते हैं हम लोग। बोर मॉडल की कमियां, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। तो बोहर मॉडल की लिमिटेशंस क्या रही है वो देखेंगे हम। तो एक नंबर जो कमी थी, पहली लिमिटेशन देखते हैं हम क्या है कि जो बोहर मॉडल था यह केवल हाइड्रोजन या इसके सम आयन के जो भी परमाणु हैं उनके लिए ही वैध था, उनके लिए लागू हो पाया। यानी कि जिनके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा उन्हीं परमाणुओं के लिए ये व्याख्या कर पाएगा, यानी कि उन्हीं की त्रिज्या, उन्हीं का वेग इलेक्ट्रॉन का, उन्हीं की आवृत्ति, उन्हीं के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो भी हमने फाइंड किया है वो केवल हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए किया, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ज्ञात किया था।
और किसी भी तत्व की ना तो हम ऊर्जा ज्ञात कर पाए किसी परमाणु की जिसका इलेक्ट्रॉन जो है एक से अधिक था, ना हम वेग ज्ञात कर सकते हैं कक्षीय वेग, ना हम त्रिज्या, ना आवर्ती, ना आवर्तकाल, कुछ भी ज्ञात नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो बोर मॉडल था वो केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए था, ये इसके सम आयनों के लिए, यानी कि जिनके अंदर केवल एक परमाणु हो। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो थे, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणुओं के बारे में जो बोर था वो व्याख्या नहीं कर पाया, यहाँ ये फेल हो जाता है मॉडल। तो केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा जिस परमाणु में, उसी की जो है व्याख्या कर पाएंगे। फिर 2 नंबर जो है इसकी कमी लिमिटेशन ये थी कि जो पथ के अंदर यानी कि कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और ये गति करने पर जो इलेक्ट्रॉन जो वो विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है, तो इसके बारे में भी ये क्लेरिफिकेशन नहीं कर पाया, व्याख्या नहीं कर पाया था। और जो 3 नंबर जो इसकी फिर कमी आ जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं तो उनकी जो ऊर्जा है उसकी तीव्रता के बारे में भी ये नहीं बता पाया, उसकी तीव्रता भी ज्ञात नहीं कर पाया, उसकी तीव्रता के बारे में व्याख्या नहीं कर पाया था। उसके बाद नेक्स्ट कमी आती है 4 नंबर कि इस मॉडल में जो विद्युत चुंबकीय यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो विपाटन उत्पन्न होता है जिसे हम जीमान प्रभाव कहते हैं, जीमान प्रभाव। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो विपाटन होता है जीमान प्रभाव, और विद्युत क्षेत्र के कारण जो विपाटन होता है जिसे हम स्टार्क प्रभाव कहते हैं, इनके बारे में भी ये व्याख्या नहीं कर पाया, इनको भी समझाने में असफल रहा। फिर जो नेक्स्ट कमी है वो इसकी ये थी कि बोर मॉडल ने के अंदर ये बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर काटता है वो वर्ताकार होती है, परंतु वास्तव में जो कक्षाएं होती है वो दीर्घ वर्ताकार कक्षाएं होती हैं, कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है वो कक्षाएं इसने वर्ताकार मानी थी, परंतु रियलिटी में जो कक्षाएं वो दीर्घ वर्ताकार मानी गई है, दीर्घ वर्ताकार बताई गई है। फिर जो इसका नेक्स्ट जो कमी रही है, लिमिटेशन रही है, वो ये है कि इसने बताया कि एक साथ एक ही समय पर स्थिति और संवेग को ज्ञात किया जा सकता है कण के, परंतु हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत बोलता है कि एक साथ एक ही समय पर कण का स्थिति और संवेग एक दिशा में ज्ञात कर पाना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल होता है। परंतु जो बोर मॉडल है इसके अंदर एक साथ इनको ज्ञात किया गया है, एक साथ इनको बताया गया है, परंतु रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है बोर मॉडल की कमियां रही थी, इसकी लिमिटेशंस थी, जिनके बारे में जो है बोर व्याख्या नहीं कर पाया था। फिर इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि द्रव्य तरंग से बोहर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या। द्रव्य तरंग से बोहर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या, यानी कि द्रव्य तरंग जो थे डी ब्रोगली परिकल्पना थी या डी ब्रोगली परिकल्पना थी, वहाँ से हम द्रव्य तरंग को समझा था और उसकी सहायता से हम द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या करेंगे, द्वितीय अभिग्रहित को क्लियर करेंगे। तो जो बोहर का द्वितीय अभिग्रहित था उसको हमने फाइंड करना, वो था क्या, क्या स्टेटमेंट थी उसकी, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं के अंदर चक्कर लगा रहा है, वर्ताकार कक्षा के अंदर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज, अर्थात MVR इज इक्वल टू NH/2 हो, L की वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जहां पर जो संवेग है उनका वो NH/2 के इक्वल हो, उसका पूर्ण गुणक हो, उसका पूर्ण गुणज हो। तो ये जो था बोहर का द्वितीय अभिग्रहित था, ये बोहर के द्वितीय अभिग्रहित का स्टेटमेंट था। इसके बाद आ जाता है कि डी ब्रोगली परिकल्पना जो थी, इसके अनुसार जो स्टेटमेंट थी कि जो कक्षा के अंदर, वर्ताकार कक्षा के अंदर कोई कण जो चक्कर लगा रहा है तो इस कण को तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए, तरंग के रूप में माना जाना चाहिए, कि जो कण है
वो इस पथ के अंदर चक्कर लगा रहा है, वर्ताकार पथ के अंदर। और वर्ताकार पथ में चक्कर लगाने के लिए जो इसके अंदर कण जो है, इसके लिए ये तरंग रूप के अंदर देखा जाना चाहिए। तो यानी कि जो कण है वो इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं के अंदर चक्कर काट रहा है, वर्ताकार कक्षाओं के अंदर चक्कर लगा रहा है। और ये चक्कर लगा रहा है कण, तो इस कण को जो है एक तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए। ये जो था एक डी ब्रोगली स्टेटमेंट थी, जिसके अकॉर्डिंग कि चक्कर लगाने वाला जो कण है उसको एक तरंग रूप में देखा जाना चाहिए। और जो तरंग है वो अप्रगामी तरंग मानी जानी चाहिए, अप्रगामी तरंग होनी चाहिए। और जिसके लिए ये बात जरूरी है कि जो इसकी परिधि है यानी कि 2πr वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इसकी तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए, इसकी तरंग दैर्ध्य के बराबर होनी चाहिए। तो यानी कि बोहर का जो द्वितीय अभिग्रही था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुण जो उसके इक्वल हो। तो ये तो था जो है बोहर का द्वितीय अभिग्रहित है। तो इस प्रकार से था। फिर यानी कि कोई भी जो कण है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है यदि नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं के अंदर, और कक्षा में चक्कर काटने पर जो इस कण को एक तरंग रूप में देखा जाना चाहिए, और जो वो तरंग है वो एक अप्रगामी तरंग मानी जानी चाहिए, अप्रगामी तरंग होनी चाहिए। और जिसके लिए ये बात जरूरी है कि जो इस कक्षा की जो परिधि है वो इसकी तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए। और लैम्डा इज इक्वल टू H/P होता है, ये हम बात पढ़ चुके हैं डी ब्रोगली परिकल्पना के अंदर। P यहाँ पर संवेग होता है जो कि द्रव्यमान इंटू वेग के इक्वल हुआ। H प्लांक कांस्टेंट, लैम्डा यहाँ पर तरंग दैर्ध्य है, P यहाँ पर संवेग है। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें, लैम्डा इज इक्वल टू P की जगह हमने mv को पुट किया है, P इज इक्वल टू mv होता है जो कि पुट कर दिया। तो 2πr इज इक्वल टू n, लैम्डा की जगह वैल्यू पुट की हमने H/mv। तो यहाँ पर देखिए n जो है वो तरंग संख्या पहली दूसरी जो भी कक्षा तो जो भी होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। mv को इधर ले आए हम, mvr, और जो 2π था वो अपोन में आया, mv इधर आया। तो mvr इज इक्वल टू NH/2π बना, जो कि बोहर के द्वितीय अभिग्रहित है कि जो कोणीय संवेग है वो NH/2π के इक्वल होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन जो है उस कक्षा के अंदर चक्कर लगाता है। ये तो द्रव्य तरंग से बोहर के अभिग्रहित की जो द्वितीय अभिग्रहित है उसको एक्सप्लेन किया है, उसको हमने फाइंड किया, उसकी इस प्रकार से व्याख्या की है।